Good morning, my dear student. Today I have explained two topic photosynthesis and respiration. तो फोटोसिंथेसिस किस में होती है? प्लांट्स के अंदर होती है। और ये जो प्लांट्स होते हैं अपने फूड को टू टाइप में बनाते हैं, एक तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू, एक केमोसिंथेसिस के थ्रू। केमोसिंथेसिस की हमें नीड नहीं है, पर छोटी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जिसमें केमिकल को ये ब्रेक करते हैं और अपनी फूड की नीड को कंप्लीट करते हैं। जैसे सल्फर को ये लेंगे फूड की फॉर्म में ब्रेक करके। अब हम आते हैं फोटोसिंथेसिस पे। आप फोर्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में होता है, इनकी लीव्स ग्रीन होती हैं। अब लीव्स ग्रीन है, कुछ लीव्स रेड ब्लूइश भी होती हैं, उनके अंदर भी क्लोरोफिल होते हैं। तो यहाँ मेन वर्ड ये आता है कि लीफ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट को कैप्चर करेगा। जैसे ही क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करेगा तो ये लाइट की प्रेजेंस में होने वाली प्रोसेस है, इसलिए हम इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिकल्स, मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स में ब्रेक होता है। इसका फॉर्मूला ये है। और ये किसकी हेल्प से होता है? सनलाइट और क्लोरोफिल की। इसमें क्या करते हैं? प्लांट्स जो होते हैं, CO2 इन्हें एनवायरमेंट से मिल जाती है, वाटर और मिनरल्स ये रूट हेयर से लेते हैं। जो ये प्लांट्स है इसके नीचे रूट लगी हुई थी और रूट में रूट हेयर लगे हुए होते हैं, वो वाटर और मिनरल्स को जाइलम की हेल्प से लीफ तक पहुंचाने का काम करते हैं। और लीफ में क्या है? फूड प्रिपेयर हो रहा है। सेकेंड, इसमें 3 स्टेप इंक्लूड है। तो यहाँ पहले हम केमिकल रिएक्शन से समझ लेते हैं। और CO2 इसको एनवायरमेंट से मिल गई, वाटर और मिनरल्स मिल गया रूट से, और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इसने ऑर्गेनिक फूड बना लिया और ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। और ये 3 स्टेप में कंप्लीट होगी। पहला स्टेप आपको पता है कि सनलाइट आई, सन से जो लाइट आ रही है, इसलिए हम बोलते हैं कि लाइट एनर्जी हमें सन से मिल रही है। और सन से लाइट एनर्जी मिलेगी और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तभी ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा? लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसी के बीच में क्या होगा कि इसमें वाटर ब्रेक होती है। हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आप इसमें देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ आ गई सनलाइट की प्रेजेंस में H2 और O2 में कन्वर्ट हो गई। अब O2 तो एनवायरमेंट में फ्री फॉर्म में चली जाती है, ज्यादा क्वांटिटी में होगी तो फ्री में चली जाएगी, जो बची हुई होगी वो कार्बन के साथ कंबाइंड हो जाती है। अब ये थर्ड स्टेप मेन होता है। अब ऑक्सीजन जो अब इतनी तो बनेगी नहीं, ज्यादा क्वांटिटी में बनेगी। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा? रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन जो है जिसके साथ भी ऐड है, अगर मान लीजिए C के साथ ऐड है तो यहां से ये रिलीज हो जाएगी। यहाँ देखिए CO2 प्लस H2 है। अब यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन C के साथ ऐड हो गई। तो यहाँ क्या है? रिडक्शन में मेनली है कि ऑक्सीजन जहां कहीं से भी निकल रही है और जाकर के ऐड हो जा रही है, यानी नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है इंक्रीज हो जाती है प्रोडक्ट के मटेरियल में। तो ये सारे प्रोसेस हुए, इससे हमारी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है। अब कुछ प्लांट जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जिनकी लीव जो होती हैं ग्रीन होती हैं, ऑरेंज होती हैं, या कुछ मल्टीपल कलर्स होते हैं, तो उनके अंदर जो होता है क्लोरोफिल डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं? लाइट को कैप्चर तो करते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में कैप्चर करते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल का क्या काम है? लाइट को कैप्चर करना। लाइट को जैसे ही कैप्चर करेंगे तभी फोटोसिंथेसिस होगी। जहां पे क्लोरोफिल नहीं है वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो ये क्या कर रहे हैं कि अब ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं वो क्लोरोफिल 100% लाइट को कैप्चर कर लेती है, लेकिन ये रेड है, ब्लूइश है, इस टाइप के इनमें जो क्लोरोफिल होती है वो थोड़ी क्वांटिटी में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। तो अब नेक्स्ट हमारा जो आता है टॉपिक आएगा हमारा रेस्पिरेशन। हम समझ लेते हैं। अब रेस्पिरेशन में क्या है, ये देखिए आपने पढ़ा होगा। अब रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? पहले इसमें क्या है? when complex food break in simple form and then body obtain energy। अब आप फूड ले रहे हो, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, अब उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ देंगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और उससे एनर्जी हमारी बॉडी को मिलेगी, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन विदाउट ब्रीथिंग कंप्लीट नहीं हो सकता। रेस्पिरेशन 2 टाइप का है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल से पता चल रहा है जो आउट ऑफ सेल, जो हमारी बॉडी के बाहर से हो रहा है, यानी हम बॉडी के बाहर से ऑक्सीजन को ले रहे हैं, तो ये हमारा एक्सटर्नल प्रोसेस है। लेकिन इंटरनल क्या है? जो सेल के अंदर ऑक्सीजन गई और वर्क हुआ, उसको हम बोलते हैं इंटरनल। अब रेस्पिरेशन बिना ब्रीथिंग के कंप्लीट नहीं हो सकता। ब्रीथिंग को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या है? जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, when absorb oxygen in high quantity is called inhalation, and exhalation when we reduce high
quantity of CO2 from our body is called exhalation. तो ये क्या हो गया, इनहेलेशन एक्सहेलेशन की प्रोसेस हो गई, हम इसे फिजिकल प्रोसेस भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि नेजल है, अब हमारी नेजल जो नोज होती है उसमें देखिए आपने देखा होगा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मोस्टली ये क्या करते हैं, जो एनवायरनमेंट से हमारी एयर आ रही है उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उनको रोकते हैं। अब इसके बाद एयर जो होती है होते हुए फेनिक्स में आएगी, फिर ट्रैकिया में आएगी। अब देखिए जो ट्रैकिया है, आप यहाँ पर देखिए ये सी टाइप स्ट्रक्चर, ये ऐसे लगता है रिंग टाइप लगा हुआ है। कभी आपने नेक को टच कीजिए तो आपको लगेगा यहाँ बहुत ही हार्ड स्केलेटन जैसा आपको फील होगा। तो ये किस लिए है, ये यहाँ पे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अगर ये नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि हमारे अंदर एयर आ रही है, कितनी क्वांटिटी में जा रही है, कितनी उसमें, वो तो अपने अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा आई तो बहुत ज्यादा फूल जाएगा, बहुत कम आई तो बहुत कम हो जाएगा। तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी कि एयर के आने के जो हम कह सकते हैं रास्ते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। अब यहां से होती हुई क्या हुई, एयर इधर आई, तो ये ब्रॉचिया देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है और ये ब्रॉचियोल्स है। अब ये मेनली क्या कर रहे हैं, एयर इनके अंदर एंटर कर जा रही है, ऑक्सीजन रिच है। और एक चीज है कि आप ये नहीं बोल सकते कि रिस्पिरेशन में जब आप ले रहे हो तो प्योर ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन के साथ CO2 भी आती है, कई गैसेस आती हैं। तो रिस्पिरेशन में एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि क्या आप सिर्फ ऑक्सीजन एयर में होती है वही आप कैप्चर करते हो, नहीं, हम कुछ क्वांटिटी में CO2 भी ले लेते हैं और भी गैसेस आ जाती हैं, लेकिन ऑक्सीजन हमारी बॉडी की जो हमारी बॉडी की नीड ऑक्सीजन है तो उसे हम ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए डिवाइड हुई पड़ी है। अब ये बैलेंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे लंग्स है आपको दिख ही रहा है, ये डायफ्रामा है। तो ये जो है ये क्या करेगा, जब ऑक्सीजन आप लेते हैं या रिस्पिरेशन में जो एयर्स आप ले रहे हैं, आप उससे वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ थोड़ा सा चला जाएगा और इन सब के अंदर ऑक्सीजन रिच हो जाती है। अब ये सब बताने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें आप मोस्टली 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये ब्रॉडली इसने ले लिया सारा, बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फूल जाते हैं जब ऑक्सीजन इनके अंदर आ रही है। और ये डायफ्राग्राम क्या है, जब बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में लेते हैं तो ये डाउन हो जाएगा और जब CO2 रिलीज होने लगेगा तो ये अपनी फर्स्ट पोजीशन में आ जाता है क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाता है एयर का। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें बात आ रही है कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट हम कर रहे हैं, ऑक्सीजन की ही क्यों हमारी बॉडी को नीड है, क्योंकि गॉड ने हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन का कैरेक्टर क्या है, ये ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, ऑक्सीजन को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये क्या है कि ये ऑक्सीजन क्या करी, हीमोग्लोबिन के अंदर जाके ट्रांसपोर्ट का काम करती है, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाता है। अब CO2 क्या है, CO2 डिफ्यूज होती है, यानी हाई टू लो, हमारी बॉडी से जब CO2 जा रही होती है तो इसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। हम इसीलिए हीमोग्लोबिन को बोलते हैं कि पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को कैच करता है, जैसे फोटोसिंथेसिस में मैंने बताया था क्लोरोफिल है जो सनलाइट को कर रहा है, इसी तरीके से हीमोग्लोबिन जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को कैप्चर कर रहा है। अब CO2 को कैप्चर करने वाला कोई भी पिगमेंट नहीं है, तो CO2 क्या करती है, वाटर के साथ जनरली बहुत जल्दी कंबाइंड मतलब बाइंड हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था डिडक्शन ऑफ CO2 होता है तो बहुत जल्दी हाइड्रोजन के साथ ये बाइंड हो जाती है। तो वाटर तो हमारी ब्लड में प्रेजेंट ही होता है, तो किसी मीडियम की नीड इनको नहीं होती, पिगमेंट की नीड नहीं होती, इजिली ये क्या करती है हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है। तो अब ऑक्सीजन आई माइटोकॉन्ड्रिया में, सारा का सारा वर्क होता है। अब ये देखिए फूड है, ऑक्सीजन ने इसके साथ रिएक्शन की, CO2 बनी, वाटर निकला और एनर्जी स्टोर हो गई। अब इसमें रिस्पिरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है हमारा एनर्जी का होता है। एनर्जी किस फॉर्म में हो रही है, ADP प्लस T और यहाँ पे ATP। कभी कंफ्यूज मत होइएगा, एडिनो डाइफॉस्फेट है ये। डाइफॉस्फेट का मतलब यहाँ पर फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और एक मॉलिक्यूल्स और ऐड हो गया तो ATP बन गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। अब ये देखिए इसका फॉर्मूला ATP के साथ ऐड हो गई और एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर हो गई। लेकिन जैसे ही हमें उस एनर्जी की नीड हुई वर्क करने के लिए, फिर क्या थी, ये जो 3 फॉस्फेट थे इनमें से एक फॉस्फेट ब्रेक हो गया, एनर्जी हमें मिल गई, हमने वर्क किया और फिर से ये क्या हो गया, ADP प्लस P की फॉर्म में रह गया एडिनो डाइफॉस्फेट। तो D और T से कंफ्यूज मत होइएगा, D का मतलब है डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल है, टाई का मतलब है ट्राइफॉस्फेट, 3 मॉलिक्यूल्स हैं फॉस्फेट के।
अब ये तो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। केमिकल रिएक्शन जनरली हमें नीड होती है, किस फॉर्म में एनर्जी आ रही है इसकी और कैसे हमारी एनर्जी वर्क करती है। अब आता है कि रिस्पिरेशन 2 टाइप में हो गए हैं, एनारोबिक रिस्पिरेशन और एक एरोबिक होता है। एरोबिक रिस्पिरेशन में बहुत ज्यादा एनर्जी बनती है, जो मैंने अभी समझाया था ये एरोबिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट हो रही है। अब एनारोबिक है, एनआई से पता चल रहा है, जिसमें ऑक्सीजन ना हो, उसमें जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं एनारोबिक। ये ईस्ट वगैरह में होती है। अब इसमें क्या बनता है, एथेनॉल बनेगा और लेस एनर्जी बनती है। अब क्या है, रिस्पिरेशन इन मसल सेल्स। अब मैंने बोल दिया एरोबिक है, अब मसल सेल्स तो हमारे अंदर भी प्रेजेंट है, लेकिन एरोबिक की एक लो क्वांटिटी हो जाएगी, जिसे आप बोलोगे मसल्स के अंदर सेल्स रिस्पिरेशन क्या हो रहा है। तो मसल्स के अंदर भी रिस्पिरेशन हो रहे हैं, और इसमें क्या है, लैक्टिक एसिड प्लस मॉडरेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि स्टोर हुई एनर्जी उसके अंदर प्रेजेंट होती है। जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, या आपने देखा होगा जब हम दौड़ रहे होते हैं या कुछ एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो हाँ, अचानक हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड होती है। उस समय हम हाँफने लगते हैं, थोड़ी देर बाद हमारी बॉडी नॉर्मल हो जाती है। उस समय क्या हो रहा है कि मसल से जो एनर्जी निकल रही है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जा रही है, और फिर वो एनर्जी हमें मिलती है और हम वर्क को करते हैं। तो ये क्या है, मसल सेल्स इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि इसमें जो एनर्जी है मसल सेल्स में स्टोर होती है लैक्टिक एसिड की फॉर्म में। अब नेक्स्ट आता है कि ये हमारा रिस्पिरेशन तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आ रहा है फोटोसिंथेसिस का, भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अब जैसे प्लांट में तो फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन को हम इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि अब हमने ह्यूमन बीइंग का तो पढ़ लिया, अब प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। अब प्लांट्स के अंदर हम कहते हैं रात के टाइम नहीं सोना चाहिए पेड़ के नीचे। रीजन क्या है, पेड़ के नीचे हम दिन में सोते हैं। दिन में क्या है, क्लोरोफिल है प्रेजेंट, लाइट खुद कैप्चर करेगी वो, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बहुत ज्यादा होगी, यानी कि दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा होगी। उस समय रिस्पिरेशन की प्रोसेस कम होती है, क्योंकि क्या है, CO2 का लेवल दिन में कम हो जाता है, ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये सारी की सारी CO2 तो अपने फूड को बनाने में खर्च कर देते हैं, और ऑक्सीजन भाई जितना फूड बनेगा उतनी ऑक्सीजन रिलीज होगी इन्वायरमेंट में। तो ये क्या हो गया हमारा कि दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है और रेस्पिरेशन कम हो रहा है, इससे हम पेड़ के नीचे आराम से सोते हैं, हमारी हेल्थ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ऑक्सीजन मिल रही होती है। यही रात में उल्टा हो जाता है, फोटोसिंथेसिस तो कम हो जाएगा क्योंकि भाई क्लोरोफिल है तो लाइट तो कैप्चर वो कर ही नहीं पाएंगे रात के टाइम में, लेकिन रेस्पिरेशन की प्रोसेस ज्यादा हो जाती है। भाई इन्होंने कहा इतनी सारी ऑक्सीजन स्टोर कर रखी है, भाई हम रेस्पिरेशन कर लेते हैं। अब उसमें क्या होगा, CO2 को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। एक्सिस मात्रा में हमारी बॉडी में, कहते हैं ना एक्सिस मात्रा में कोई भी चीज नुकसान करती है। अब इनकी जो CO2 बची हुई है ये क्या करते हैं, रिलीज करना शुरू कर देते हैं, और ऑक्सीजन की CO2 की मात्रा ज्यादा होने लगती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। तो क्या है, ये CO2 रिलीज कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हम भी अपनी बॉडी से CO2 रिलीज कर रहे हैं, वो भी अपनी बॉडी से CO2 रिलीज कर रहे हैं। अब हमारी तरफ क्या हुआ, अब हमें चाहिए तो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन जब चारों ही तरफ CO2 की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम जाएगी और CO2 ज्यादा जाएगी। उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ इफेक्टेड होगी। तो इसलिए हम रिस्पिरेशन में क्या होता है कि रात के टाइम प्लांट्स ज्यादा करते हैं और दिन के टाइम कम करते हैं, और रीजन भी मैंने आपको बता दिया। अब एक्वाटिक एनिमल्स हैं, आपको पता ही है रिस्पिरेशन में अपने गिल्स वगैरह का यूज करते हैं। अब ये जीरोफाइट्स प्लांट्स हैं, इसको थोड़ा मैंने डाला है, ये डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। अब बोलोगे डेजर्ट एरिया बहुत गर्म होता है, अब उसमें इनको पानी भी ये ज्यादा नहीं लेते, तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, मैंने यहाँ समझाया कि आपको फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि ये दिन के टाइम होता है, ये अपने स्टोमेटा को ओपन नहीं करते। नॉर्मली छोटे बहुत जो पोर्स होंगे ऊपर के साइड के, उसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इनको क्या है कि इन्वायरमेंट से सनलाइट, तो अब भाई चारों तरफ गर्मी है तो थोड़ी थोड़ी सनलाइट तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी लो क्वांटिटी में। अब क्या हुआ, और एक्सचेंज कर देंगे गैस को रात के टाइम में। रात के टाइम में क्या कर देंगे, जो भी गैसेस हैं यही वाले प्रोसेस को कर देंगे, और दिन के टाइम में स्टोमेटा को पूरी की पूरी तरीके से ओपन ये नहीं करते हैं। 50 या 20% आप बोल सकते हो कर सकते हैं, उससे इनकी फूड की नीड कंप्लीट हो जाती है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करके देखते हैं।